एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है एग्जाम डेट्स आपकी एसएससी सीपीओ की आउट हो चुकी हैं। एग्जाम आपका जून में कंडक्ट किया जाने वाला है। तो ये जो लास्ट क्रूशियल मंथ है, इसमें आप अपना स्कोर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आपकी एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, ये सब चीजें हम इस सेशन में यहाँ पे फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, एग्जाम आपके कब कब होने वाले हैं। 27, 28 और 29 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट चीज जो हम इस सेशन में क्या देखने वाले हैं, आपका पेपर पैटर्न क्विकली हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फटाफट से उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगी रीजनिंग की आपकी चैप्टर वाइज वेटेज। अब ये वेटेज आपको डेफिनेटली, चाहे आप बिगिनर हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो, ये पार्ट आपको डेफिनेटली देखना है और इसे आप बिल्कुल स्किप नहीं करने वाले। इससे आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि क्या अभी तक जो तैयारी कर रहे थे वो एक सही डायरेक्शन में थी, और अगर नहीं भी कर रहे थे तो ये जो टाइम है इसमें कैसे मैक्सिमम बेनिफिट आपको लेना है चीजों से, ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता चलने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रीजनिंग का जो पेपर है एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, रीजनिंग आप सभी को पता है, एक 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मैं एक सवाल दूं वो भी कर देगा, पर हमें क्या करना है, मैक्सिमम जो आपका होता है किस चीज पर टारगेट रहता है कि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की हो कि आप उस सवाल को 10 से 15 सेकंड में निपटा दें, जो बाकी लोग 1 से 1.5 मिनट लगा रहे हैं। वहां से आप लोगे अपना क्या, वहां से आप लीड लोगे। ऐसे ही आप चीजों को, तभी आप जाके लीड ले सकते हो और क्या कर सकते हो, तब जाके आप बाकियों से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि वो समय आपने जो बचाया है वो आप बाकी सेक्शंस में लगा पाएंगे। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मैक्सिमाइज करने हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, ताकि हम क्या कर पाए, एक लीड में आ पाए। नॉर्मल सी चीज है, वो तभी कर पाओगे जब आपकी स्पीड अच्छी होगी। ठीक है, और स्पीड कैसे अच्छी होगी बताओ। बिल्कुल भी कोई ऐसे जादू टोना नहीं होने वाला कि स्पीड बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए। स्पीड आपकी बढ़ेगी प्रैक्टिस से, इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है आपका स्पीड बढ़ाने के लिए। चलिए, सबसे पहले देखो, क्वांट की तैयारी सही चल रही है, तो ये देखते ही आप समझ गए होंगे आपका जो एग्जाम है। सबसे पहले अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में आपके 200 सवाल पूछे जाते हैं। यहां से देख के आपको पता चलेगा कौन कौन से सेक्शन आते हैं। मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जीएस आता है। तो बताओ हर एक पेपर में कितने सवाल पूछे जा रहे होंगे। 50 सवाल हर एक सेक्शन में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के पूछे जाते हैं और 50 ही मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी मेंस की, तो मेंस में आपके 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 200 क्वेश्चन सिर्फ वहां पे जो वेटेज कैरी होता है वो इंग्लिश का ही होता है। सिर्फ इंग्लिश पूछा जा रहा है आपके मेंस में। पर कैसे पहुंचोगे मेंस तक, मेंस तक पहुंचने के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन चारों सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। अब चाहे बात करो आप प्री की या फिर बात करो आप मेंस की, आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है दोनों ही पेपर्स में। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोजिट टाइमिंग का मतलब क्या है, ऐसा कुछ बैंकिंग जैसे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता कि एक सेक्शन के लिए आपको पर्टिकुलर इतना ही समय दिया जा रहा है। टोटल 2 घंटे दिए जाते हैं। आप अगर एक सेक्शन को जल्दी खत्म कर लेते हैं तो आप दूसरे सेक्शन पे जाके वहां के सवाल कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। तो 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 50 मैथ्स के, 50 इंग्लिश के और 50 क्वेश्चंस ही आपके जीएस के पूछे जाते हैं। ये बात हो गई आपकी प्री की। अब हम आ जाते हैं अपने रीजनिंग के सेक्शन पे। उम्मीद करूंगी मैं सबसे पहले, देखो यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। आप अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात होती है, ठीक है, अब हम आगे चाहे हम किसी चीज को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, या फिर आपकी अप्रोच हमेशा, देखो इन चीजों पे आपको एनालिसिस करना है। जब बात होती है कोडिंग डिकोडिंग की, बताओ क्या क्या चीजें सीखते हो आप, क्या क्या चीजें आप कोडिंग डिकोडिंग में फोकस की जाती है। एक होता है आपका अल्फाबेट, एक बात होती है आपकी अल्फाबेट और एक बात होती है आपकी नंबर्स की। क्लियर है ये चीज। अब अल्फाबेट्स में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए बताओ। अल्फाबेट में वो बोलता है आपको पोजीशन वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगली चीज क्या आपको पता होनी चाहिए, अपोजिट पता होना चाहिए। ये क्लियर है। नंबर्स में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, नंबर कोडिंग के भी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगेन आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, क्यूब्स पता होने चाहिए और बेसिक आपका प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आपका लगता है, जो चीज आप यहाँ से सीखोगे, बस चैप्टर्स के नाम अलग है, सेम कंसेप्ट पे आपके कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं। अल्फाबेट सीरीज सिर्फ अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड है वो चीज। अगेन अल्फाबेट में जो ऑड वन आउट है, अगर आप एक बार ABCD पढ़ चुके हो तो क्या ABCD बदल जाएगी क्या,
सब में ABCD, तो ABCD ही रहने वाली है ना। तो सेम कंसेप्ट आपका अल्फाबेट ऑड वन में लगता है, सेम आपका एनालॉजी जब नंबर की बात होती है, यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, सेम ऑपरेशन, एक ही तैयारी है। एक चैप्टर को अच्छे से कर लो तो कितने चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। उसके नीचे आपका अल्फाबेट सीरीज हुआ, चाहे ऑड वन हुआ, नंबर हुआ, एनालॉजी ऑफ अल्फाबेट हुआ, या फिर नंबर सीरीज। कंसेप्ट सिर्फ यही है। तो आगे जब कोडिंग डिकोडिंग लिखा जाएगा तो आपको ये चीज कंसिडर करनी है कि ये सारे ही चैप्टर उसमें इंक्लूड हो गए हैं, ये सारे ही चैप्टर इसके अंदर आ गए हैं। क्लियर है ये बात। तो सिर्फ एक कंसेप्ट पे अगर आपको ABCD आती है, अगर आपको पता है वो कौन से पोजीशन पे है, अगर आपको पता है उसके अपोजिट क्या है, अगर आपको प्लस माइनस करना आता है और स्क्वायर आते हैं, क्यूब आते हैं, टेबल आते हैं, तो कितने नंबर ले सकते हो आप। बिल्कुल ही इन सबको ऐड करो, आपको 19 मिलेगा। तो 50 में से जो 19 सवाल होते हैं वो तो सीधे सीधे आपके सिर्फ ABCD और प्लस माइनस पे होते हैं। क्लियर है ये चीज। इसमें नेक्स्ट चीज आप देखो, डिक्शनरी भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर, और +2 कर लो, क्योंकि डिक्शनरी में भी क्या है, वापस ABCD ही पता होनी चाहिए, कुछ अलग कंसेप्ट तो लग नहीं रहा। तो ये बात हो गई आपकी कोडिंग डिकोडिंग। जब हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे तो ये सारे ही चैप्टर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। अगली चीज हो गई अब आपकी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में देखो, नॉन वर्बल भी अगेन एक साथ करना है, सिर्फ जो आपकी चीजें फिगर की सीरीज हो गई। अब हम इस बात करें पर्टिकुलर आपके जो पिछले साल CPO का पेपर पूछा गया था उसका वेटेज है, ये जो ब्रैकेट में है ये बिल्कुल ही मार्क्स लिखे हुए हैं। क्लियर है ये चीज। नॉन वर्बल में आपसे क्या क्या पूछा गया था, एम्बेडेड फिगर, एक फिगर किसी के अंदर पूछा गया, उसके 2 सवाल पूछे गए थे, मिरर इमेज के 2 सवाल पूछे गए थे, और जो नॉन वर्बल सीरीज है उसके 3 सवाल पूछे गए थे। तो अगेन ये हो गया आपका नॉन वर्बल पार्ट। ठीक है। अब ये चीज से आपको, ये चीज मैंने पहले इसलिए बताई है क्योंकि आगे जो चीजें आपको डिटेल में दिखाई जाएंगी, जो पूरा वेटेज है वो इसी के बेसिस पे होगा। क्लियर है ये बात। चलो, अब ये हो गया आपका जो एग्जाम SSC CPO का जो पूछा गया था उसके बेसिस पे जो सवाल पूछे गए हैं, ध्यान से देखोगे इसमें अब, और यहां से एनालाइज करोगे चीजों को। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के ही 19 सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। क्लियर है ये चीज। उसके बाद आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन के 7 सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अगेन सेम कलर से जो चीज दिखाई गई है, बार डायग्राम है यहाँ पे, तो वो सबका ही वेटेज सेम है। 7 नंबर का आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन था, 7 नंबर का आपका नॉन वर्बल, 4 नंबर का डाइस पूछा गया था, डिक्शनरी, वेन डायग्राम, सिटिंग, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इन सबके 2-2 सवाल पूछे गए थे, और जो वर्ड एनालॉजी है उसका आपका 1 सवाल पूछा गया था। अब थोड़ा सा अगर एनालाइज करोगे इसको शांति से बैठ के, तो मुझे एक बात बताओ, कोडिंग डिकोडिंग के कितने सवाल पूछे गए हैं, 19। मैथमेटिकल ऑपरेशन के कितने पूछे गए हैं, 7। उसके बाद नॉन वर्बल के अगेन आपके 7, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें रटनी है क्या, नहीं। एम्बेडेड फिगर, ये फिगर कहाँ छुपा हुआ है, मिरर इमेज के कंसेप्ट, सिर्फ इन चीजों पे वापस कितने सवाल पूछे गए हैं, 7 सवाल पूछे गए हैं। डाइस में सिर्फ 3 कंसेप्ट लगते हैं आपके, गिन के आपके 3 कंसेप्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो बेसिक सेशन देख लो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके देखो सीधे सीधे 4 सवाल रखे हैं। डिक्शनरी वापस अगर आप देखोगे इसी में ऐड कर लो, ABCD वाले कंसेप्ट पे है, 2 नंबर इसके हो गए। अगर आप नॉन वर्बल को छोड़ भी दो तो मुझे बताओ ये कितने नंबर हो गए, 19 + 2 कर लो, कितना हो गया, 21 हो गया। 21 + 7 हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया। 50 में से जो 28 मार्क्स हैं आपके, ये सीधे सीधे, ठीक है, ये जो सीधे सीधे आपके मार्क्स हैं ये सिर्फ किस कंसेप्ट पे है, सिर्फ आपको ABCD आनी चाहिए, प्लस माइनस आना चाहिए। बस इस पे आपके कितने सवाल पूछे गए हैं, इस पे आपके 28 सवाल पूछे हैं। क्या बाकी लोगों को ABCD नहीं आती, क्या सबको ABCD नहीं आती, बिल्कुल आती है। क्या बाकियों को प्लस माइनस करना नहीं आता, बिल्कुल आता है। पर कहाँ पे आप पीछे रह जाते हो, ऐसे सवाल आते हुए भी क्यों गलत होते हैं। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि हम सोच रहे हैं कि हम इसे एक तरीके से मैथ्स का फॉर्मूला है, रट लेते हैं, और रटने के बाद क्या करेंगे, रटने के बाद फिर हमें जरूरत नहीं है, फॉर्मूले नहीं है ये। रीजनिंग आपकी सिर्फ डिपेंड करेगी कितने टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, कितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर चुके हो। अगर आपको कुछ सवाल आते हैं फिर भी अगर आप उन क्वेश्चंस के टाइप पे ही प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप देखते देखते सवाल करने लगे। एक होता है ना एग्जाम में, देखो ABCD सबको आती है, पर कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे लिखेंगे A B C D और उसके बाद जाते जाते फिर नीचे आएंगे, फिर Z, फिर यहाँ पे 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ पे 26 लिखेंगे Z की वैल्यू, और वहीं पे एक दूसरा बच्चा होगा जिसे पता होगा अच्छा W की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 3 दिखाई दे रहा है, 23 होती है।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है। लीड कौन सा ले जाएगा? जिसकी टिप्स पे है चीजें। टिप्स पे बताओ कैसे आती हैं चीजें? प्रैक्टिस से आती हैं। तो एक सही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर सोचोगे जीएस की तरह हम रट लेते हैं, हमें फॉर्मूले तो पता है, प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। आप डेफिनेटली यहाँ पे जो बोलते हैं ना, एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, आप वहां से लीड नहीं ले पाओगे। इसलिए सोचते हैं कि अरे रीजनिंग तो बहुत ईजी है, प्रैक्टिस ही नहीं करते, बस फिर क्या फायदा है? फिर आपका कोई फायदा नहीं, आपको चीजें आते हुए भी। जो इंसान आपसे ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका है, चाहे उसकी नॉलेज आपसे कम हो, फिर भी वो लीड ले जाएगा। ये एक हार्श रियलिटी है और आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्लियर है ये चीज? इसके बाद ज्यादा समय नहीं लगाते हुए चलो अगली चीज, एग्जाम में आपको रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है। एग्जाम में आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, एक पूरे पेपर को वन गो में, आपका जो बहुत आराम से पेपर हो रहा है उसे आप डेफिनेटली करोगे। कोई क्वेश्चन होता है जो कि देखो, एक सवाल पे किसी में भी 35 to 45 सेकंड से ज्यादा वेस्ट नहीं करने। ऐसा एक भी सवाल जो बोलते हैं ना, घर से कसम खा के नहीं जाना कि मेरे को तो 50 के 50 सवाल करके आने हैं। अगर सवाल अटक भी जाता है, मॉडरेट भी है, ट्रिकी भी है, तो मुझे करके ही मानना है। उस सवाल को अगर आपने 2.5 मिनट में कर भी लिया तो आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि ऑलरेडी आप एक पैनिक मोड में आ जाओगे कि अरे मेरे 2.5 मिनट चले गए। आपको वहां पे जो 2 घंटे होंगे, या फिर अगर बाकी एग्जाम जिनमें 1 घंटे का समय होता है, वहां पे आप सोचोगे कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही अटक गए और आपके 5 से 7 मिनट पता चला 2-3 क्वेश्चन में अटकते अटकते ही वेस्ट हो गए। तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखता है जो कि ट्रिकी है, मॉडरेट है, वन गो में आपका नहीं हो रहा, उसे बिल्कुल भी ईगो पे नहीं लेना है और उसे स्किप कर देना है। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचेगा, आपको उस सेक्शन पे वापस आना है, उस क्वेश्चन पे वापस आना है और उसके बाद ही आप उस पर समय लगाएंगे। क्लियर है ये चीज? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि नहीं हमें पूरे ही सवाल करने हैं, ट्रिकी लग रहा है, स्किप करो, आगे बढ़ो, बाकी के पेपर को अटेम्प्ट करो, टाइम बच रहा है वापस आओ। दूसरी चीज जो रीजनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो होती है ऑप्शन एलिमिनेशन। हमेशा ही पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता। क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, हम हर एक बेसिक सेशन में, चाहे जब आपके प्रैक्टिस सेशन होते हैं, आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं। अब ट्रिक्स का मतलब ये नहीं कि वो बस डायरेक्टली शॉर्टकट, हमेशा रीजनिंग में कुछ जो चीजें हैं वो आपकी ऑप्शन से ही खत्म हो जाती हैं। अब कुछ लोगों को लगता है नहीं एग्जाम में तो ये चीजें नहीं पूछी जाती, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, सिर्फ मॉक टेस्ट पे डिपेंड ना रहें और अपने जो एक्चुअल एग्जाम में पेपर पूछे जा रहे हैं उन्हें डेफिनेटली करें। ठीक है, वहां से आप समझ जाओगे कि कितने ही क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से खत्म हो जाएंगे। आई होप ये बात क्लियर है आपको। अगली चीज, चलो बस इतना ही था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो स्पीड इंपॉर्टेंट है। स्पीड अप जो बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स की स्पीड नहीं आ रही, क्वेश्चंस फास्ट नहीं हो रहे। आप जितने ज्यादा टाइप्स कर लोगे, एक ही चीजों को आप मल्टीपल टाइम्स करते जाओगे, आपके अगर चीजें, आप पोजीशन वैल्यूज हो गए, अपोजिट हो गए, इन्हें लगातार 1 हफ्ते करके तो देखो, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली चीजें आपकी टिप्स पे आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आई होप इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए डेफिनेटली मिला होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताओगे। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।